हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम वाले पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास रहेगी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है, यानी कि संविधान की जो हमारी आधारभूत संरचना है उसके बारे में आज हम इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमको पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर एडिड है। बेसिक स्ट्रक्चर बेसिकली कहाँ से आया है, क्यों आया था, इसके पीछे का कारण क्या है, हम क्यों इसको लेकर आए, कौन से केसेस के माध्यम से आया है। और इस है ना, ये जो क्लास है हमारी आज की, जहाँ पे हम संविधान की आधारभूत संरचना के बारे में पढ़ेंगे, इससे जुड़े हुए कुछ केसेस भी हैं। तो वो केसेस में कौन से केस में क्या बात कही गई है, कौन से साल में आया था, कौन से आर्टिकल में परिवर्तन किया गया है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी रहेगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी रहेंगे। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को आपको है ना रट लेना है, बिल्कुल याद कर लेना है, कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, ये आज की क्लास रहने वाली है। क्लास को शुरू करने से पहले मैं बता देती हूँ, हर्षिता मैम की पाठशाला जो है वो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहती है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला। वहाँ पे आपको मेरी पिक्चर लगी हुई दिख जाएगी, तो आप पहचान जाओगे। अब तो हम पहचानने लगे एक दूसरे को, तो अब आप पहचान जाओगे कि यही हर्षिता मैडम है। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला, उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास, जो कि रहने वाली है डॉक्ट्रिन या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, संविधान की आधारभूत संरचना का जो सिद्धांत है उसके ऊपर। ठीक है, अब हम सबसे पहले समझते हैं कि ये डॉक्ट्रिन जो है वो कौन से केस से आया था। तो आपका केशवानंद भारती केस आया था 1973 के अंदर। ठीक है, वहां से डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, यानी कि संविधान की आधारभूत संरचना के सिद्धांत की उत्पत्ति केशवानंद भारती मामले 1973 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई थी। तो किसने करी थी? सुप्रीम कोर्ट ये कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे। ठीक है, कौन सा कॉन्सेप्ट था? डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, हिंदी में बोलते हैं संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत। ठीक है, और कब आया था ये? केशवानंद भारती केस के अंदर। साल कौन सा था? 1973। ठीक है, अब बेसिक स्ट्रक्चर रिफर्स टू द वेरी सोल एंड फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसे संविधान का आधार बनाने वाले आदर्श, आत्मा, सिद्धांतों या प्रावधानों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसके बिना संविधान की पहचान खो जाएगी या अर्थहीन हो जाएगा। यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या कहता है? बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फाउंडेशन मतलब बेस, किसी भी चीज़ की सोल, किसी भी चीज़ की आत्मा, है ना। अगर कोई चीज़ है, अगर उसके अंदर बोलते हैं ना कि उसकी वो जो आत्मा है वही उसका मेजर सोल पार्ट है। अगर किसी चीज़ में से उसकी वो आत्मा ही निकाल देंगे जिसमें उसकी जान बसती है, तो फिर उस चीज़ का मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो वही बताया हुआ है यहाँ पे, वो जो जान है ना वो बताया हुआ है आपकी बेसिक स्ट्रक्चर को, कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोल है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो फाउंडेशन है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर में ही बदलाव हो जाएंगे तो यानी कि वो जो संविधान जो है, जो हमने जिन आधारों पे बनाया था, जिन नियम कानून को हमने सोचकर बनाया था, जैसे देश को सोचकर हमने बनाया था, फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हम बेसिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं ये सोल और फाउंडेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का। ठीक है, अगर इसमें ही बदलाव हो गए तो फिर हमारे संविधान जो है उसकी पहचान ही आपकी खो जाएगी और वो अर्थहीन हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। ठीक है, रिस्ट्रिक्ट द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368, यानी कि आधारभूत संरचना सिद्धांत के अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधित शक्तियों को प्रतिबंधित किया गया है। यानी कि हमने ये देखा कि भी जो पार्लियामेंट जो है, ऐसे सवाल उठ रहे थे कि क्या पार्लियामेंट के पास में आर्टिकल 368 के तहत है ना पावर्स है कि वो किसी भी है ना आर्टिकल में बदलाव कर सकता है। तो क्या ये पावर जो है वो एकदम है ना, मतलब बिल्कुल है ना एब्सोल्यूट पावर है क्या? क्या सब पार्लियामेंट जो है वो कुछ भी बदलाव कर सकती है, किसी भी आर्टिकल में बदलाव कर सकती है क्या? उनके जचेगी वैसे बदलाव कर सकते हैं क्या? तो ऐसे काफी सारे सवाल जो है वो उठ रहे थे। तो वो जो आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट करने की जो पावर दे रखी है हमने संसद को, है ना पार्लियामेंट को, वो पावर को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, यानी कि उनकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान की आधारभूत संरचना को हम लेकर आए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली आया क्यों था। पार्लियामेंट की शक्तियां जो है वो काफी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, वो अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट करते जा रहे थे। तो ये सवाल उठ रहा था कि पार्लियामेंट के मन में जैसा आएगा वो वैसा बदलाव कर सकते हैं क्या संविधान के अंदर? तो फिर तो कल को है ना संविधान में वो अपनी मर्जी से कुछ भी लगाएंगे, कुछ भी हटाएंगे, फिर तो संविधान बनाने का मतलब क्या है? ठीक है, तो इसलिए जो आपकी पार्लियामेंट, जो आपकी संसद है, उसकी शक्तियों को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए, उनको है ना शक्तियों के ऊपर प्रतिबंध लगाने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान की आधारभूत संरचना को हम लेकर आए थे। ठीक है, अब क्या होता है? प्रोटेक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्बिट्री एंड टायरेनिकल एक्शन ऑफ द स्टेट, यानी कि
राज्य के मनमाने और अत्याचारी कार्यों से संविधान की रक्षा करने के लिए, कि भाई जो आपका राज्य है, जो आपकी पार्लियामेंट है, आपकी गवर्नमेंट जो है वो मनमाने तरीके से संविधान को अपने अनुसार नहीं नचाए, है ना, कि भाई हम चाहते हैं कि ऐसा हो तो ऐसा हो, हम चाहते हैं कि ये आर्टिकल ऐड हो तो इसको ऐड कर लो, हम चाहते हैं कि ये हट जाए तो ये हट जाए, ठीक है। वो कठपुतली ना बना ले संविधान को, तो संविधान को अपने अनुसार ना बनाए, अपने मनचाने, है ना, मनमाने ढंग से ना चला पाए अपने, है ना, संविधान को अपने अनुसार। इसलिए हम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लेकर आए थे, ताकि हम उनकी पावर को थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर सके, प्रतिबंध लगा सके उस पर, ठीक है। तो इसका बेसिक आइडिया आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। द नीड फॉर बेसिक स्ट्रक्चर अरोज टू कॉन्स्टेंट वेदर फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड और नॉट एंड टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि इस है ना, यह सब इस प्रश्न के साथ शुरू हुआ था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। यानी कि अब मैंने बताया पार्लियामेंट की जो शक्तियां हैं वो बढ़ रही थी, तो आर्टिकल 368 के तहत ये बात हुई कि क्या पार्लियामेंट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, जिसको हम मौलिक अधिकार कहते हैं, तो क्या पार्लियामेंट हमारे मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है क्या? जो सिटीजन्स को या फिर जो आपके पर्सन है उनको जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, हमारे देश के जो पर्सन है उनको जो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, क्या संसद के पास में इतनी ज्यादा शक्तियां हैं क्या? क्या संसद इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ही बदल सकता है, हमारे मौलिक अधिकारों को ही बदल सकता है क्या? तो इस एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए आपका पूरा जो बेसिक स्ट्रक्चर की जो संरचना है, संविधान की आधारभूत संरचना जो है वो आई थी, ठीक है, सिर्फ इस सवाल का जवाब देने के लिए, ठीक है। अब हम समझते हैं कि बेसिकली ये जो आपकी डॉक्ट्रिन है वो आई किस तरीके से थी, कौन कौन से केसेस के थ्रू आई थी, ठीक है। इसका बैकग्राउंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली आई क्यों थी, ये जानने के लिए कि जो आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो वहां पे दिया हुआ है कि आर्टिकल 368 में जो पार्लियामेंट है उसको अमेंडमेंट करने की शक्तियां दे रखी है, कि भाई संविधान में हम कुछ भी, है ना, संशोधन कर सकते हैं, कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। भाई संविधान तो काफी पहले बन चुका था, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। अब वो काफी पहले 1950 में हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन आज का टाइम है 2024 का, आने वाले और जो साल होंगे तो तब का बना हुआ संविधान में काफी सारे बदलाव जो है वो होने जरूरी है, ठीक है। समय के साथ साथ चीजें जो है वो बदलती है, तो चीजें बदलती है, समय बदल रहा है, तो उसके अनुसार जो हमारा संविधान बनाया था हमने इतने सालों पहले, ठीक है, जो उसमें कानून नियम बनाए थे, अब जो हमने कानून नियम बनाए थे वो उस टाइम के अनुसार बनाए थे, लेकिन अब आज 2024 है, आने वाले साल जो भी आएंगे उसके अनुसार समय में परिवर्तन होगा। अब परिवर्तन के साथ साथ हमको भी हमारी चीजों के अंदर परिवर्तन तो करना पड़ेगा, तो उसके लिए आर्टिकल 368 दिया हुआ है कि समय के अनुसार, है ना, जब जिस चीज की मांग हो उसके अनुसार आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव जो है वो कर सकते हो। बेशक आपको आर्टिकल 368 जो है वो दिया हुआ है, लेकिन अब ये सवाल उठता है कि क्या पार्लियामेंट कुछ भी बदल सकती है क्या, ठीक है। तो इस सवाल के जवाब में, और मेन सवाल ये था कि क्या पार्लियामेंट जो है वो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार जो है, क्या इनको भी बदल सकती है क्या? तो इस सवाल के जवाब में आपका फंडामेंटल जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है वो आया था, ठीक है। अब इसकी शुरुआत होती है, आपके सबसे पहला केस आता है शंकरी प्रसाद 1951, 1951 में आपका शंकरी प्रसाद का केस आता है। उस मामले में क्या बात होती है उसको समझते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑल्सो इंक्लूड द पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स, सच अ लॉ विल नॉट बी वॉइड अंडर आर्टिकल 13। यानी कि शंकरी प्रसाद मामला जो है 1951 में जो आया था, उसने सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया उस केस के अंदर कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की संसद की जो शक्तियां हैं उनमें मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्तियां भी शामिल है। ऐसा कानून अनुच्छेद 13 के तहत शून्य नहीं होगा। आर्टिकल 13 जो है, हम अभी पार्ट 3 को भी पढ़ेंगे, तो पार्ट 3 जो है वो आपके 12 आर्टिकल से शुरू हो जाता है, ठीक है। अब आर्टिकल 12 और 13 जो है इसमें कुछ अलग अलग बातें बताई हुई है, और आर्टिकल 14 जो है यहाँ से हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 के अंदर वो शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल जो आपका 12 है इसमें आपके स्टेट की डेफिनेशन बताई हुई है कि भाई एक स्टेट जो है, राज्य जो है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है। और आर्टिकल 13 जो है इसमें लॉ की डेफिनेशन बताई हुई है, लॉ यानी कि कानून की डेफिनेशन, ठीक है। भाई अब राज्य तो बता दिया कि राज्य आर्टिकल 12 में बता दिया कि ऐसा होना चाहिए, अब वो राज्य को चलाएगा कौन? कानून ही तो चलाएगा, तो वो कानून कैसा होना चाहिए उसकी भी परिभाषा बताई हुई है, उसकी भी डेफिनेशन बताई हुई है आर्टिकल 13 के अंदर, ठीक है। तो अब यहाँ पे शंकर प्रसाद के केस में यही सवाल उठा था कि भाई क्या पार्लियामेंट के पास में इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि वो फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार के अंदर भी बदलाव कर सकती है क्या?
तो शंकर प्रसाद का केस आपका 1951 में आया था, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये रूलिंग कही, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये डिसीजन दिया कि हाँ भाई पार्लियामेंट जो है उसके पास में आर्टिकल 368 के तहत बिल्कुल सारी की सारी पावर है, वो चाहे है ना आर्टिकल 368 का यूज करके कुछ भी बदलाव कर सकती है। उस कुछ में आपका फंडामेंटल राइट्स भी आ रहे हैं, मौलिक अधिकार भी आ रहे हैं। तो यानी कि सीधी सी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कही, आपके सर्वोच्च न्यायालय ने ये कही कि हाँ पार्लियामेंट के पास में पावर है, वो फंडामेंटल राइट्स जो है, आपके मौलिक अधिकार जो है, उनमें भी बदलाव कर सकती है। और अगर ऐसा कुछ बदलाव होता है तो उसको हम नल या वॉइड नहीं बता सकते हैं, शून्य नहीं घोषित कर सकते। वो अधिकार है ना उनके पास में है बदलाव करने का, तो उस अधिकार को आप नल और वॉइड नहीं बता सकते हो, इलीगल या फिर इनवैलिड नहीं घोषित कर सकते हो, एकदम सही माना जाएगा वो बदलाव। ठीक है, यानी कि बदलाव करने की शक्तियां दी है पार्लियामेंट को आर्टिकल 368 के तहत कि वो है ना फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में कुछ भी बदलाव कर सकती है। ये बताते हैं शंकर प्रसाद मामले 1951 के अंदर। ठीक है, फिर दोबारा से आपका एक और केस आता है गोलकनाथ का केस 1967 में। अब इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन एज अ ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन एंड हेंस पार्लियामेंट कैन नॉट एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ दीज राइट्स। अब क्या बोल दिया, जो आपका है ना गोलकनाथ मामला जो आपका आता है, गोलकनाथ केस 1967 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मौलिक अधिकार को एक अनुवांशिक और अपरिवर्तनीय स्थिति दी गई है और इसलिए संसद इसमें किसी भी अधिकार को कम या है ना घटा या फिर दूर नहीं कर सकती है। यानी कि शंकर प्रसाद के केस में तो कहा कि हाँ ठीक है आप फंडामेंटल राइट्स में बदलाव कर सकते हो, लेकिन गोलकनाथ का जो केस आया 1967 में, उसमें अपनी जो पहले वाली जो रूलिंग थी ना वो सर्वोच्च न्यायालय ने बदल दी और अब कह दिया कि ना भाई आप बदलाव कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स को ना हटाया जा सकता है ना ही कम किया जा सकता है, क्योंकि वो अपरिवर्तनीय है, वो ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल है। ठीक है, उनकी पोजीशन जो है वो अपरिवर्तनीय है, उसमें किसी भी तरीके का बदलाव जो है वो नहीं किया जा सकता है। ये शक्तियां जो है वो संसद के पास में नहीं है। ठीक है, ये बात बता दी। अब पार्लियामेंट रिएक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द गोलकनाथ केस 1967 बाय इनेक्टिंग 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971। This act amended Article 13 and 368. It declared Parliament has the power to abridge or take away any of the fundamental right under Article 368, and such an act will not be a law under the meaning of Article 13। यानी कि सिंपल सी क्या बात बता रहा है, हिंदी में पढ़ा देती हूँ फिर समझाऊंगी। संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम 1971 बनाकर गोलकनाथ मामला जो आपका 1967 में आया था उसमें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। ठीक है, इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया। इसने घोषणा की कि संसद के पास अनुच्छेद 368 के तहत किसी भी मौलिक अधिकार को कम या घटाने की शक्ति है। ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के अर्थ के तहत कानून नहीं होगा। क्या बोला गया है, अब गोलकनाथ के केस में कह दिया कि भाई पार्लियामेंट के पास में ऐसी कोई शक्तियां नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को बदल सकती है। अब पार्लियामेंट के अगेंस्ट में ये आपकी है ना स्टेटमेंट निकाली है सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने। अब पार्लियामेंट के अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट आती है और पार्लियामेंट उस पर अपना जवाब ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अब पार्लियामेंट ने बोला भाई ये तो हमसे हमारी शक्तियों को छीनने की बातें हो रही है यहाँ तो अब हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब उन्होंने अपना दिमाग चलाया पार्लियामेंट ने और वो लेकर आ गए एक अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, एक वो है ना संशोधन अधिनियम लेकर आ गए 1971 में, जो कि था आपका 24th अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि 24वां संशोधन अधिनियम जो है 1971 में पार्लियामेंट लेकर आ गई। अब उस अधिनियम में क्या बदलाव करे उन्होंने, उस संशोधन में क्या बदलाव करे उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल आपका 13 है, मैंने अभी आपको बताया ना जहाँ पे लॉ की डेफिनेशन बताई हुई है, वो 13 वाला आर्टिकल और 368 जहाँ पे अमेंडमेंट की पावर दे रखी है हमने संसद को, इन दोनों ही आर्टिकल में बदलाव कर दिया पार्लियामेंट ने और कहा कि अब पार्लियामेंट के पास में ऐसी पावर है कि वो आपके फंडामेंटल राइट्स जो है, मौलिक अधिकार जो है, उनको भी बदल सकती है। तो उन्होंने क्या करा, बेसिकली ये हुआ था कि गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट के पास में कोई अधिकार नहीं है कि वो फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है। क्या फंडामेंटल राइट्स जो है वो अपरिवर्तनीय है, उसको कोई भी नहीं हिला सकता है अपनी जगह से। ठीक है, अब पार्लियामेंट को आया भाई गुस्सा, भाई ऐसे कैसे हमसे हमारी पावर छीन सकते हो। तो उन्होंने एक बदलाव किया। उन्होंने क्या किया, 24वां संशोधन अधिनियम लेकर आया 1971 में और उसके तहत उन्होंने आर्टिकल 13 और 368 के तहत बदलाव कर दिए उन दोनों ही आर्टिकल में और ये कहा कि भाई अब पावर जो है आपकी पार्लियामेंट के पास में है, अब ये शक्तियां कि वो फंडामेंटल राइट्स को बदल सकती है। ठीक है, ये बात हो गई। दो केस समझ में आ गए, शंकर प्रसाद और गोलकनाथ का केस। फिर आता है आपका तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट, केशवानंद भारती केस 1973। अब ये केस में क्या बात होती है, द सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल इट्स जजमेंट इन द गोलकनाथ केस 1967। इट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ 24th अमेंडमेंट एक्ट
1971 and stated that Parliament is empowered to abridge or take away any of the fundamental right. At the same time, it laid down a new doctrine of the basic structure or basic feature of the Constitution. यानी कि केशवानंद भारती मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामला 1967 में अपने फैसले को पलट दिया है ना। इसने 24वें संशोधन अधिनियम 1971 की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को कम या घटाने का अधिकार है। साथ ही साथ इसने संविधान की मूल संरचना या फिर मूल विशेषता का एक नया सिद्धांत निर्धारित किया। अब क्या हुआ, गोलकनाथ के केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया, तो उसके बदले में उसके प्रतिक्रिया में पार्लियामेंट ने अपना है लेकर आए एक संशोधन अधिनियम। ठीक है, अब फिर जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा ठीक है तुम अधिनियम ले आओ, अब हमारा भी तुम वापस से हमारा देखो हम क्या दाव लगाते हैं। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट है ना फिर से अपना केस लेकर आती है, केशवानंद भारती केस 1973 में। अब इसमें क्या बताती है, इसमें वो कहती है कि भाई ठीक है ना, जो पार्लियामेंट है उसके पास में आर्टिकल 368 के तहत कुछ भी बदलाव करने की शक्तियां हैं। आप पूरे संशोधन आपका है ना, पूरा जो आपका संविधान है उसमें आप कुछ भी बदलाव कर सकते हो, कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हो। और जो आपने है ना 24th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए हो, 24वां संशोधन अधिनियम लेकर आए हो, वो भी एकदम सही है, उसके तहत आप कुछ भी बदलाव कर सकते हो। लेकिन अब वो लेकिन क्या था, वो लेकिन ये था कि वो उन्होंने ये तो कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है तुम्हारे जच्चे जो बदलाव करो, ठीक है कोई मनाही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो भी लेकर आ गए थे। और उस सिद्धांत में क्या बताया हुआ था, उस सिद्धांत में बताया हुआ था कि इस सिद्धांत के अंदर यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर जो जो चीजें हम मेंशन करेंगे ना, उन चीजों में बदलाव नहीं कर सकते हो तुम, बाकी तुम्हारे जचे वो तुम बदलाव करो संशोधन आपके है ना संविधान के अंदर, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में जो चीजें आएंगी उसको कोई नहीं हटा सकता है, वो आपका बेस है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन की फना सोल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का आपका फाउंडेशन है, और उस फाउंडेशन में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रीअफर्म्ड एंड अपील्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा नेहरू गांधी केस 1975। यानी कि इंदिरा नेहरू गांधी मामला 1975 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत की फिर से पुष्टि की गई और इसे लागू कर दिया था। ठीक है, तो इंदिरा नेहरू गांधी केस में भी आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है उसको लागू कर दिया था। तो 73 में इस डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया था कि भाई ऐसा एक हम नया कॉन्सेप्ट लेकर आने वाले हैं। और 75 इंदिरा नेहरू गांधी जो केस हुआ था 1975 में, उसके अंदर ये जो आपका नया सिद्धांत है इसको लागू कर दिया था। ठीक है, Parliament reacted to this judicially innovated doctrine of basic structure by enacting 42nd Amendment Act 1976। अब फिर से सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ठीक है तुम कुछ भी बदलाव कर सकते हो, लेकिन हम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ला रहे हैं, मूल संरचना का सिद्धांत लेकर आ रहे हैं, उसमें जो जो बातें आएगी उसको तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, बाकी तुम्हारे जचे वो करो तुम। अब यानी कि फिर से इनडायरेक्टली तो पावर जो है वो पार्लियामेंट से छीन ली फिर से सुप्रीम कोर्ट ने। अब फिर से पार्लियामेंट को गुस्सा आया, अब फिर से पार्लियामेंट एक नया अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है, एक नया संशोधन अधिनियम लेकर आती है। अब कौन सा अधिनियम लेकर आई है, अब वो लेकर आई है 42nd वाला, यानी कि 42वें संशोधन अधिनियम जो कि आपका 1976 में आया था, वो लेकर आती है केशवानंद भारती केस के है ना प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में। अब इसमें क्या कहती है, दिस एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 368 and declared that there is no limitation on the constituent power of parliament and no amendment can be questioned in any court on any ground। क्या कह दिया यहाँ पे, संसद ने 42वें संशोधन अधिनियम 1976 को अधिनियमित करके मूल संरचना के न्यायिक रूप से नव प्रवर्तित सिद्धांत पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 में संशोधन किया और घोषणा की कि जो आपका संसद है उसकी संवैधानिक शक्तियों पर कोई सीमा नहीं है और किसी भी आधार पर किसी भी अदालत में संशोधन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। क्या कह दिया, केशवानंद भारती केस में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लेकर आए थे, अब पार्लियामेंट को आया गुस्सा, पार्लियामेंट ने क्या करा 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आ गए और क्या कहा, फिर से इन्होंने बदलाव कर दिया आर्टिकल 368 के तहत, जो कि इनको पावर देता है संशोधन करने की। अब इस एक्ट में जो बदलाव करा, वो बदलाव क्या करा कि भाई हमारे पास में ये शक्तियां हैं, यानी कि संशोधन जो आपकी संसद है उसके पास में ये शक्तियां हैं कि हम आर्टिकल 368 के तहत बदलाव जो भी करेंगे वो बदलाव आप किसी भी कोर्ट में जाकर उसको है ना रिव्यू नहीं कर सकते हो। जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है ना हमारे पास में,
जो आपका है ना कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके पास में जुडिशियल रिव्यू की पावर है कि भी कुछ भी बदलाव होता है, कुछ भी वो अपनी जजमेंट देते हैं तो वो वापस से उसको रिव्यू कर सकते हैं, वापस से कोर्ट जो है वो उसको देख सकती है। ठीक है, तो वो जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो ही उनसे छीन ली पार्लियामेंट ने। ठीक है, पार्लियामेंट ने क्या कहा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लेकर आए और कहा कि आर्टिकल 368 के तहत हम जो भी बदलाव करेंगे वो कोर्ट में जाकर आप उसके लिए जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं कर सकते हो, यानी कि जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत जो भी हमारा बदलाव होगा आर्टिकल 368 के तहत वो नहीं आएगा। ठीक है, अब इसकी प्रतिक्रिया में आपकी सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है वो समझते हैं। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट इन द मिनर्वा मिल केस 1980 इनवैलिडेट द प्रोविजन एज इट एक्सक्लूडेड जुडिशियल रिव्यू विच इज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हालांकि मिनर्वा मिल केस जो आपका 1980 में आया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को अमान्य कर दिया क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा शामिल नहीं थी जो कि संविधान की एक मूल विशेषता है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा जो है उसकी जो शक्तियां दे रखी है आपके है ना सुप्रीम कोर्ट और आपके हाई कोर्ट को, उनसे उनकी शक्तियां ही छीनने के लिए लग गई थी पार्लियामेंट, है ना। तो अब यहाँ पे मिनर्वा मिल का केस हुआ 1980 में, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उनका वो जो आपका अमेंडमेंट है उसको नल और वॉइड घोषित कर दिया, है ना, उसको यानी कि इनवैलिड बता दिया कि भाई ये जो आपका बदलाव किया है वो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो तुम जो है वो जुडिशियल रिव्यू जो है आपकी जो न्यायिक समीक्षा है आप इसमें ही बदलाव करने की बात कर रहे हो, लेकिन हमने तो ऑलरेडी न्यायिक समीक्षा जो है इसको डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड कर लिया है और हमने कह दिया है कि भाई जो भी चीजें है ना आपकी मूल संरचना के सिद्धांत के अंतर्गत आएगी उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। तो आप फिर न्यायिक समीक्षा में बदलाव कैसे कर रहे हो, किस आधार पे कर रहे हो, हमने तो मना कर दिया ना तुमको। तो उनका वो जो आर्टिकल था, जो अमेंडमेंट उन्होंने किया था, उसको उन्होंने बिल्कुल इनवैलिड घोषित कर दिया। ठीक है, अगेन इन दी वॉमन राव केस 1981 यानी कि 1981 सुप्रीम कोर्ट एडहेर्ड टू द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फर्दर क्लासिफाइड दैट इट वुड अप्लाई टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनेक्टेड आफ्टर April 24, 1973, दैट इज द डेट ऑफ जो है ना जजमेंट इन द केशवानंदा भारती केस। क्या होता है, फिर से वॉमन राव मामला जो आपका 1981 में आता है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत का पालन किया और आगे स्पष्ट किया कि यह 24 अप्रैल 1973 के बाद अधिनियमित संवैधानिक संशोधन पर लागू होगा, यानी कि अर्थात केशवानंदा भारती केस मामले में फैसले की तारीख बताई। अब क्या हुआ, वॉमन राव का केस आया। अब इस केस में बात हुई कि भाई आपने, ठीक है सुप्रीम कोर्ट, आपने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मूल संरचना का जो सिद्धांत है वो तो आप लेकर आ गए, पर वो लागू कब से होगा, हम कब से माने उस सिद्धांत को। तो इस वॉमन राव के केस में कहा गया कि भाई जिस दिन से आपका केशवानंदा भारती केस आया है ना, और उसी है ना उसी केस में वो लोग लेकर आए हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो जिस दिन से आपका केशवानंदा भारती केस आया है उसी दिन से आपकी जो बेसिक आपका जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना का जो सिद्धांत है, उसी दिन से लागू हो जाएगा। यानी कि इन्होंने कहा कि 24 अप्रैल 1973 में आपका जो केशवानंदा भारती केस है वो आया था और उसी में ही मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया है, तो उसी दिन से ही आपका जो मूल संरचना का सिद्धांत जो है वो लागू हो जाएगा। ये बात कही आपकी वॉमन राव केस 1981 के अंदर। ठीक है, तो ये थे आपके सारे ही केसेस रिलेटेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना के सिद्धांत से जुड़े हुए जितने भी आपके मामले थे वो मैंने आपको बता दिए, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या बदलाव हुए, कौन कौन से साल में आए, क्यों आए, वो सारी कहानी मैंने आपको समझा दी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर से रिवीजन करना चाहते हो तो फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठा कि भाई जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना का सिद्धांत है, वो बेसिकली आया क्यों है, क्यों लेकर आए हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है कि भाई हमको बहना मूल संरचना का सिद्धांत लेकर आना पड़ा। तो जरूरत ये पड़ी कि भाई ये सवाल उठ रहा था कि क्या संसद जो है उसके पास में है ना इतनी सारी शक्तियां हैं, वो इतनी पावरफुल है कि वो इंसानों के मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है। ये सवाल उठ रहा था लोगों के मन में। इस सवाल के जवाब में इतने सारे केसेस आए और इतना सारा कांड हुआ। ठीक है, अब सबसे पहले आता है आपका शंकरी प्रसाद का केस 1951 में। इसमें क्या बात हुई, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जो आपका आर्टिकल 368 है जिसमें पार्लियामेंट को हमने अमेंडमेंट यानी कि बदलाव यानी कि संशोधन करने की शक्तियां दे रखी है, उस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट के पास में ये पूरी पावर है, ये पूरी शक्तियां हैं कि वो हमारे पूरे जो संविधान है, हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में किधर भी बदलाव जो है वो कर सकती है। उसके पास में ये सारी शक्तियां हैं आर्टिकल 368 के तहत। किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, ठीक है भाई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे पार्लियामेंट को कह दिया कि भाई हाँ ठीक है, तुम कुछ भी बदलाव कर सकते हो, यानी कि तुम फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार में भी बदलाव कर सकते हो। ठीक है भाई, पार्लियामेंट खुश हो गई, भाई ये तो सारी शक्तियां हमारे हाथों में आ गई।
फिर दूसरा केस आता है गोलकनाथ का केस 1967 में, तो फिर से वही सवाल उठता है। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना जजमेंट को उल्टा कर देती है। पहले कहा था कि भाई हाँ तुम बदलाव कर सकते हो, लेकिन गोलकनाथ के केस में कहती है पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट कि भाई है ना तुम जो है वो कुछ भी बदल सकते हो संविधान के अंदर, लेकिन जो संसद है वो फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों को नहीं बदल सकती है, क्योंकि वो ट्रांसीडेंटल और इम्यूटेबल है। वो क्या है ना, वो अपरिवर्तनीय है। जो फंडामेंटल राइट्स जो है आपके मौलिक अधिकार जो है उनकी अपरिवर्तनीय स्थिति है हमारे संविधान के अंदर, इसलिए फंडामेंटल राइट्स को मौलिक अधिकारों को संसद जो है वो कभी भी नहीं बदल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे संसद से उनकी शक्तियां जो है वो छीनी जा रही है। संसद चुप कैसे बैठ सकती है, बिल्कुल नहीं बैठ सकती है। यानी कि फिर वो अपने रिएक्शन में संसद जो है पार्लियामेंट जो है अब इस गोलकनाथ के केस की प्रतिक्रिया में एक नया संशोधन लेकर आती है, जो कि है आपका 24वां संशोधन अधिनियम। अब उस संशोधन में क्या कहती है, वो बदलाव करती है आर्टिकल 13 में और आर्टिकल 368 में। ठीक है, अब अनुच्छेद 13 में और 368 में क्या बदलाव करती है, वो ये कहती है कि इन दोनों आर्टिकलों के तहत हम जो भी बदलाव करेंगे आपके है ना संविधान के अंदर, जो भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करेंगे वो बदलाव जो है वो बिल्कुल सही माने जाएंगे। और इन दोनों आर्टिकल, इन दोनों अनुच्छेद के तहत कौन कौन से 13 और 368, ठीक है, यानी कि 13 और 368 जो आपका अनुच्छेद है, इन दोनों के तहत हम कुछ भी बदलाव कर सकते हैं संविधान में। और है ना यानी कि हम फंडामेंटल राइट्स जो है वो भी उसकी बदलाव करने की पावर जो है वो भी हमको आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 जो है वो दे रहा है। यानी कि हम यहाँ पे कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, हम मौलिक अधिकारों को भी बदलाव जो है वो कर सकते हैं। इसकी बात वो कहते हैं संसद 24वें संशोधन अधिनियम के अंदर। ठीक है, फिर आपका आता है केशवानंद भारती केस 1973 में। इसमें क्या बात होती है, इसमें जो आपकी सुप्रीम कोर्ट है वो कहती है कि भाई ठीक है, तुम कहते हो कि तुमको आर्टिकल 368 के तहत शक्तियां हैं कि तुम कुछ भी बदलाव कर सकते हो, तो ठीक है हमने मान लिया तुम कुछ भी बदलाव कर सकते हो, ये बिल्कुल सही बात है। और जो तुम 24वां संशोधन अधिनियम लेकर आए हो वो भी बिल्कुल सही है, तुम उसके तहत भी कुछ भी बदलाव करो। लेकिन यहाँ पे अब एक हमारी भी शर्त है। क्या शर्त है, हम यहाँ पे एक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर लेकर आए हैं, यानी कि मूल संरचना का अधिकार लेकर आए हैं, मूल संरचना का सिद्धांत लेकर आए हैं। और उस सिद्धांत में क्या है, जो भी बातें, जो भी चीजें, जो भी विशेषताएं उस सिद्धांत के अंदर हम लोग मेंशन करेंगे, उन चीजों को छोड़ के फिर बचे हुए चीजों में तुम कुछ भी बदलाव करो, लेकिन जो भी आपकी मूल संरचना के सिद्धांत में जो भी चीजें आएंगी उसमें संसद जो है उसका कोई भी हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, कोई भी उसमें बदलाव जो है वो संसद नहीं कर सकती है, पार्लियामेंट जो है वो नहीं कर सकती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे फिर से देखा क्या गया कि भाई फिर से पार्लियामेंट से उनकी शक्तियां छीन ली। अब पार्लियामेंट से शक्तियां छीनो, पार्लियामेंट चुप बैठी रहे, सब कुछ तमाशा देखे, ऐसा तो कतई नहीं हो सकता है। पार्लियामेंट ने फिर बदलाव किया। अब फिर क्या बदलाव किया, अब वो लेकर आए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पहले लेकर आए थे 24 वाला है ना 24th, अब लेकर आए 42nd। ठीक है, 24th कब लेकर आए थे, गोलकनाथ के केस में, और 42nd लेकर आए केशवानंद भारती मामले में। ठीक है, अब 42nd वाले बदलाव में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि भाई हमारे पास में आर्टिकल 368 जो है उसमें बदलाव करा। और उसमें क्या बदलाव करा कि इस आर्टिकल के तहत, इस अनुच्छेद के तहत हम जो भी बदलाव करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका जुडिशियल रिव्यू जो है, यानी कि उसकी न्यायिक समीक्षा जो है वो तुम लोग नहीं कर सकते हो कोर्ट में जाकर। ठीक है, ये कह दिया पार्लियामेंट ने। फिर आता है आपका मिनर्वा मिल केस 1980 में। अब मिनर्वा मिल केस क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जो तुमने बदलाव कराया ना 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो तुम लेकर आए हो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, वो नल और वॉइड है, यानी कि उसको बिल्कुल इनवैलिड बता दिया। क्यों बताया, क्योंकि उन्होंने कहा कि तुम तो यहाँ पे है ना जो आपकी न्यायिक समीक्षा है उसके अंदर ही बदलाव कर रहे हो, जुडिशियल रिव्यू जो है उसके अंदर ही बदलाव कर रहे हो, लेकिन हमने तो ऑलरेडी जो आपकी मूल संरचना का सिद्धांत जो है उसमें इस न्यायिक समीक्षा को ऐड कर दिया है। तो हमने क्या कहा था कि जो भी मूल संरचना के सिद्धांतों में आएंगे उन सिद्धांतों को तुम बिल्कुल भी परिवर्तन उनमें नहीं कर सकते हो। तो न्यायिक समीक्षा जो है वो भी उस सिद्धांत के अंदर आ रही है, तो तुम उस सिद्धांत में कैसे बदलाव कर सकते हो, ये शक्ति तुम्हारे पास में नहीं है। तो इसलिए उनका जो वो आर्टिकल, जो उन्होंने वो जो संशोधन किया था, जो बदलाव किया था 42nd वाला केशवानंद भारती केस में, वो उन्होंने इनवैलिड घोषित कर लिया। ठीक है, फिर आता है आपका वामन राव का केस 1981 में। इसमें बात होती है, ये सवाल उठता है कि भाई तुमने है ना जो आपका केशवानंद भारती केस है उसमें जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आई है, मूल संरचना का जो सिद्धांत आया है वो तुमने दे तो दिया, पर लागू कौन सी तारीख से होगा। तो वामन राव के केस में बात है ना ये बताया जाता है कि जिस दिन से, यानी कि जिस दिन से आपका केशवानंद भारती केस आया और उसमें जिस दिन से आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई है, उसी दिन से वो जो सिद्धांत है वो लागू भी हो जाएगा। यानी कि
24 अप्रैल 1973 से ही वो सिद्धांत जो है वो आपको लागू हो जाएगा, क्योंकि 24 अप्रैल 1973 को ही आपका केशवानंद भारती केस जो है वो आया था। ठीक है, ये बात हुई है वामन राव मामले 1981 के अंदर। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज़ें जो है, कौन कौन से कंपोनेंट जो है वो हमने ऐड कर रखे है ना, ऐड करे हुए हैं हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में, हमारे ना जो मूल संरचना का सिद्धांत है उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमने ऐड करी है वो देख लो। सबसे पहले है आपका सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फिर है आपका सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, सेक्युलर कैरेक्टर, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल है ना, जुडिशरी, और फिर है फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में क्या लिखा हुआ है, संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, फिर है भारतीय राजनीति की संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र है ना, गणतंत्रात्मक स्वरूप। फिर दिया हुआ है संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है वो, फिर संविधान का संघीय चरित्र। ये सारी चीज़ें जो है वो आपके मेंशन्ड है आपके है ना डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में। और क्या क्या मेंशन्ड है, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता, वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य जो है वो, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। ये देखो वो बदलाव की जो किया था ना 42nd अमेंडमेंट जो वो लेकर आए थे, उसमें क्या बताया था कि भाई हम जो भी बदलाव करेंगे उसकी न्यायिक समीक्षा जो है वो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जो है वो कोर्ट जो है वो न्यायिक समीक्षा का अधिकार जो है उनके पास में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा था फिर दूसरे केस में कि भी ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, क्योंकि न्यायिक समीक्षा न्यायिक जो समीक्षा है आपकी जुडिशियल रिव्यू जो है उसको हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया है आपका बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मूल संरचना का जो सिद्धांत है उसमें हमने ऑलरेडी उसको ऐड कर दिया है, तो उसमें बदलाव आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा, पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसदीय प्रणाली। ठीक है, फिर आता है रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून का शासन, हार्मनी, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीस, यानी कि अब हमने फंडामेंटल राइट को भी जो हमारा है ना डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना का सिद्धांत है, उसमें ऐड कर रखा है। ठीक है, मौलिक अधिकार और निर्देशक जो हमारे नीति निर्देशक तत्व है उनके बीच में सामंजस्य और संतुलन होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी यानी कि समानता का सिद्धांत, फ्री एंड फेयर इलेक्शन यानी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है, इलेक्शन जो है वो भी आपके उस सिद्धांत के अंदर ही आते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो भी आपके है ना मूल संरचना के सिद्धांत के अंदर ही बताई हुई है। ठीक है, और क्या क्या है, लिमिटेड पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में संशोधन के लिए संसद की सीमित शक्तियां हैं, ये बात भी बताई हुई है हमारी मूल संरचना के सिद्धांत के अंदर। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 और 142 यानी कि अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां भी आपकी मूल संरचना के सिद्धांत में आती है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, वो होमवर्क क्या है, अब आपको मेरे को कमेंट करके बताना है कि आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, आर्टिकल 141 और आर्टिकल 142 ये जो 4 अनुच्छेद बताए हुए हैं ये कहना किससे जुड़े हुए हैं, यानी कि आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, 41 और 42 ये जो चारों आपके अनुच्छेद हैं ये किस चीज़ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये आपको मेरे को कमेंट करके बताना है। ठीक है, फिर पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 अनुच्छेद जो है आपका 226, 227 के तहत उच्च जो आपकी न्यायालय है उसकी जो शक्तियां हैं वो भी आपके मेंशन्ड है बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर, मूल संरचना के सिद्धांत के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी दे रखी है मूल संरचना के सिद्धांत में। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, यानी कि थ्योरी पार्ट जो है वो अब हमारा खत्म हो चुका है। आई होप आपको सारी चीज़ें जो है पूरी कहानी जो है वो समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही सरल भाषा में आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करी है एक कहानी के माध्यम से। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चंस क्या बोलते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता नहीं है। फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फेडरलिज्म यानी कि, या फिर अनक्वेश्चन राइट टू पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है वो आपकी भारतीय संविधान की मूल विशेषता जो है वो नहीं है। तो पहला है मौलिक अधिकार, फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघवाद, या फिर संसद का संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का निर्विवाद है ना निर्विवाद अधिकार है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, 4th वाला नहीं है, ये नहीं बताया हुआ है। संघवाद अभी हमने देखा दिया हुआ है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी उसमें मेंशन्ड है, मौलिक अधिकार भी दिए हुए हैं, लेकिन संसद का संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर लो उस पर कोई भी निर्विवाद नहीं होगा, ऐसा अधिकार जो है वो भी संसद को नहीं दिया हुआ है। संसद को कौन सा अधिकार दिया हुआ है,
लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्तियां हैं, असीमित शक्तियां थोड़ी ना है, इसका मतलब तो असीमित शक्तियां हो गया, ये थोड़ी ना दे रखा है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यही पूछा है कि कौन सी मूल विशेषता नहीं है, तो यही वाली नहीं है, तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या है, इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट होल्ड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368, यानी कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकार सहित संविधान में किसी भी हिस्से में बदलाव जो है, संशोधन जो है वो कर सकती है। ये कौन से केस में बात हुई थी, आपके है ना एसटी स्टीफन कॉलेज वर्सेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के केस में, केशवानंदा भारती केस में, मेनका गांधी केस में, या फिर यूनिकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंदर। तो हमने एक ही केस पढ़ा है इससे जुड़ा हुआ, तो केशवानंदा भारती केस, सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इसी में तो बात हुई थी कि भाई पार्लियामेंट जो है वो कुछ भी बदलाव कर सकती है, लेकिन एक लेकिन भी लेकर आए थे, वो थे आपकी मूल संरचना का सिद्धांत। ठीक है, अगला सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट एडेड इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती मामले में निम्नलिखित में से किस तत्व को संविधान की मूल संरचना में नहीं जोड़ा गया है? फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो शक्ति का पृथक्करण है वो, जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा, या फिर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। तो कौन सा जो है बेसिक स्ट्रक्चर में मेंशन नहीं था बाय द केशवानंदा भारती केस। तो केशवानंदा भारती केस में जो आपकी मूल संरचना का सिद्धांत दिया हुआ था ना, तब जुडिशियल रिव्यू को ऐड नहीं किया था, इसको फिर बाद में दूसरे केस में ऐड किया। अभी तो है ऐड, मैंने जो आपको नाम बताए सारे उसमें ऑलरेडी ऐड है ये, लेकिन इसमें सवाल में क्या पूछा है कि केशवानंदा भारती मामले में निम्नलिखित में से किस तत्व को संविधान की मूल संरचना में नहीं जोड़ा गया है। तो केशवानंदा भारती केस में जब हम मूल संरचना का सिद्धांत लेकर आए थे, तो उस टाइम पे कौन कौन सी बातें जो है वो आपकी नहीं बताई हुई थी आपके है ना मूल संरचना के सिद्धांत में, इन चारों में से, तो वो आपकी न्यायिक समीक्षा है। तो फिर ये कौन से केस में बताई थी मैडम? मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये आपका केशवानंदा भारती केस आया था। इसके बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट किया पार्लियामेंट ने, और जिसमें उन्होंने क्या करा है ना, न्यायिक समीक्षा की शक्तियां जो है वो सुप्रीम कोर्ट से छीन ली। उसके बाद में आपका मिनर्वा मिल का केस आता है 1980 में, और इसमें कहते हैं कि भाई न्यायिक समीक्षा जो है वो आपके जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल संरचना का सिद्धांत है, उसके तहत जो है वो आपका न्यायिक समीक्षा जो है वो उसका हिस्सा है, तो आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते हो। यानी कि मिनर्वा मिल का केस जो है इसके तहत न्यायिक समीक्षा को हमने जोड़ा था मूल संरचना के सिद्धांत में, ना कि केशवानंदा भारती केस में जोड़ा था। ठीक है, तो इसलिए उसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, ऐसे आपको सारी बातें जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, हर केस से जुड़ी हुई सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनंसिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत को किस केस मामले में प्रतिपादित किया था? गोलकनाथ में, केशवानंदा भारती केस में, शंकर प्रसाद में, या फिर सज्जन सिंह के केस में। तो कब आया था डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना का सिद्धांत आया था केशवानंदा भारती केस में। आज की वीडियो में चिल्ला चिल्ला के मैडम ने यही बताया है। ठीक है, इसी नाम को ज्यादा लिया है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से कौन सा मूल संरचना का हिस्सा नहीं है? फ्री और फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, मैंने बताया था आपको। रूल ऑफ लॉ, कानून का नियम, भी मैंने आपको बताया है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का चुनाव, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो कौन सा, मैंने आपको सारे बता दिए कि भाई कौन कौन सी चीजें जो है वो आपकी मूल संरचना में मेंशन करी हुई है, यानी कि मूल संरचना का हिस्सा है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी है, कानून का है ना नियम भी है, यानी कि रूल ऑफ लॉ भी है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जो है ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है हमारी मूल संरचना के सिद्धांत में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये हमारी मूल संरचना के सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोनाउंस द वर्डिक्ट दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संविधान की मूल संरचना में जो आपका संसद है, संविधान की मूल संरचना में संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है? ये कौन से केस में बात हुई? शंकर प्रसाद के केस में, गोलकनाथ के केस में, केशवानंदा भारती केस में, या फिर मिनर्वा मिल के केस में? तो
एक ही चीज़ चिल्ला चिल्ला के बोल रही है मैडम इस पूरे वीडियो में, थर्ड वाली बात यानी कि थर्ड ऑप्शन केशवानंदा भारती केस। सवाल क्या पूछ रहा है कि कौन इन चारों में से शंकर प्रसाद का केस, गोलकनाथ का, केशवानंदा भारती केस और मिनर्वा मिल्कर केस, ये जो चारों केस है इनमें से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो आपकी संसद है वो संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत में कोई भी संशोधन जो है वो नहीं कर सकती है। तो वो आपके ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है, केशवानंदा भारती केस में ही ये बात बताई हुई है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केस प्रॉम्प्टेड पार्लियामेंट टू इनेक्ट 34th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि इनमें से किस मामले में संसद को 24वां संशोधन है ना, कौन सा 24 संसद को 24वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाने के लिए प्रेरित किया, गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल केस, केशवानंदा भारती केस या फिर शंकर प्रसाद का केस। सिंपल सी बात क्या बोलिए कि इन चारों में से कौन से केस के अंदर जो आपका पार्लियामेंट है, संसद जो है वो 24वां संशोधन जो है वो लेकर आई है। दो लेकर आई थी, एक तो 24th अमेंडमेंट, एक 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, तो 24वां संशोधन कौन से केस में आया था, गोलकनाथ के केस में आया था। इससे पहले हुआ था शंकर प्रसाद का केस, उसमें तो कोई भी संशोधन आया ही नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि बात जो है वो पार्लियामेंट के हिस्से में थी, बात जो है वो पार्लियामेंट के है ना उसमें उसके फेवर में बात थी कि भाई ठीक है पार्लियामेंट कुछ भी बदलाव कर सकती है, तो पार्लियामेंट को कोई आपत्ति ही नहीं थी, तो वो कुछ बदलाव कुछ संशोधन लेकर ही नहीं आए। गोलकनाथ के केस में कहा कि भाई पार्लियामेंट जो है वो कुछ भी बदलाव कर सकती है लेकिन मौलिक अधिकार में बदलाव नहीं कर सकती है। ये पार्लियामेंट के अगेंस्ट में बात हो गई, पार्लियामेंट को अच्छी नहीं लगी, अब वो लेकर आए 24वां अधिनियम, है ना। फिर केशवानंदा भारती केस आता है, उसमें भी पार्लियामेंट से पावर छीन ली, तो अब फिर से वो एक अमेंडमेंट एक्ट लेकर आती है जिसका नाम है 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने एक एक चीज जो है वो कवर करवा दी है आपकी इस पूरी वीडियो के अंदर। अब इस टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी सवाल आपके आएंगे वो आप चुटकियों में सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है, व्हाट इज द मीन्ड बाय रूल ऑफ लॉ, है ना, विधि शासन से क्या अभिप्राय है, यानी कि रूल ऑफ लॉ का विधि शासन का अर्थ क्या होता है। वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, वन एक्ट फॉर ऑल, वन स्टेट फॉर ऑल, वन स्टेट फॉर ऑल, वन जुडिशरी फॉर ऑल, या फिर ऑल एक्ट फॉर वन एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर मोर देन वन। यानी कि विधि शासन जो है उसका अभिप्राय क्या है, उसका मतलब क्या है, सभी के लिए एक अधिनियम और सभी के लिए एक न्यायपालिका। ठीक है, सभी के लिए एक अधिनियम और सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक राज्य, सभी के लिए एक न्यायपालिका, एक के लिए सभी अधिनियम और सभी के लिए एक न्यायपालिका, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वन वाला कि भाई वन एक्ट फॉर ऑल, वन जुडिशरी फॉर ऑल, सभी के लिए एक अधिनियम और सभी के लिए एक ही न्यायपालिका रहेगी, इसका मतलब होता है रूल फॉर, है ना, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, कि भाई ऐसा नहीं कि भाई कोई अमीर है कोई गरीब है, किसी के लिए कुछ कानून है किसी के लिए कोई न्यायपालिका है, ऐसा नहीं है। चाहे वो अमीर है गरीब है कुछ भी है, सबके लिए एक ही कानून रहेगा, एक ही न्यायपालिका रहेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। पूरी वीडियो में बहुत ही मेहनत करके चिल्ला चिल्ला के आपको सब कुछ समझाया है। आई होप आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी, और उससे जुड़े हुए जितने भी सवाल मैंने अभी आपको सॉल्व करवाए तो आपने देखे होंगे कि जो मैंने आपको पढ़ाया है उससे ही जुड़े हुए सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि जो भी आपके सवालों से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक आपके आ सकते हैं वो सारी चीज़ें जो है वो मैं पूरी क्लासेस के अंदर कवर करवा रही हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो पॉलिटी की सीरीज जो है वो अच्छी लग रही होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका कोई भी डाउट होता है तो वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है, आपका कोई भी सजेशन है वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता दिया करो, क्योंकि जब तक कमेंट करके अपने खुद के सजेशन आप नहीं बताओगे तब तक आपकी बातें मेरे तक नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो आपका कुछ भी सजेशन होता है, कोई भी सुझाव होता है, कोई भी सवाल होता है, सारी चीज़ें आप मेरे साथ में कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो मेरे साथ में कनेक्ट होने के लिए तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है पर्सनल वाला, हर्षिता मैम की पाठशाला, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो जानने को मिलेगी, काफ़ी सारी नई चीज़ें जो है आप उस चैनल के माध्यम से सीखोगे। ठीक है, थैंक यू।